हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। और क्या पढ़ा था उसके बाद? अलजेब्रा ऑफ अ वेक्टर। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक चीज होती है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। अब सबसे पहले बेटा मेरे पास ये जो पोजीशन होता है, ये टर्म पोजीशन है, ये क्या है? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये पोजीशन क्या होती है? ऐसे बेटा अब अगर तुम सोचो कि जो तुम बोलते हो कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, बात समझ आई, या रेस में मैं फर्स्ट आया हूं, तो बेटा कोई ना कोई आप रेफरेंस लेते थे। मतलब क्या, अगर क्लास में फर्स्ट आ रहे हो तो कितने बच्चे होंगे? यहाँ 40-50 बच्चे होंगे, उनमें से आप क्या आए थे? फर्स्ट आए थे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई रेफरेंस माना। या दौड़ लगा रहे हो आप, तो आपने क्या बोला कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। और कितने बंदे दौड़ रहे थे? 50 बंदे दौड़ रहे थे मान लो, तो उसमें कितनी पोजीशन आई? आपकी फर्स्ट पोजीशन आई। तो आपने क्या रिप्रेजेंट करा यहाँ पे? एक मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं, एक रेफरेंस माना आपने। बात समझ आ गई? क्या माना? रेफरेंस। ऐसे ही दूसरी एक और बात बोल सकते हो आप कि जैसे कि मेरी हाइट 3 सेंटीमीटर ज्यादा है या 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, बट उससे पहले आप कोई रेफरेंस मानोगे ना, किससे ज्यादा है। बात समझ आ गई? तो एक रेफरेंस हमें लेना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है बेटा यहाँ फिजिक्स में, तो हमें भी क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो रेफरेंस लेने के लिए हम क्या लेते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई और जेड। तीन टाइप की हमारे पास एक्सिस होती है, एक्स वाई और जेड। और ये तीनों क्या होती है बेटा? आपस में परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं बोलूं कि जो मेरे पास अगर एक एक्स एक्सिस इधर है, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर होगी, तो जेड एक्सिस कहां होगी? इसके परपेंडिकुलर इधर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि मेरे पास ये क्या है? सारी की सारी क्या है? ये मेरे पास एक एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई एक्सिस आ गई और ये जेड एक्सिस आ गई। और जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मिलेंगी, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं बेटा? ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? ओरिजिन। ओरिजिन बोल देते हैं। यहीं से हम अपनी क्या करेंगे? सारी मेजरमेंट करेंगे। मान लो कि कोई पर्सन है, वो 3 मीटर एक्स में चला और 4 मीटर वाई में चला, तो अब कैसे लगेगा पता कहाँ होगा वो? बात समझ आ गई? अगर 3 मीटर एक्स में चला और 4 मीटर वाई में चला, तो क्या वो एक्स और वाई प्लेन में होगा यहाँ कहीं? बात समझ आ गई? तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी यहाँ क्या था? 0,0 थे मेरे पास, 0,0 कोऑर्डिनेट। बात समझ आ गई? एक्स में चलता हूं 3, तो ये कितना जाएगा? यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 आ गई। और उसने क्या बोला कि वाई में कितना चला था? 4 चला था। वाई में चला था 4। तो जो ये पॉइंट आया 4, ये 3,4 क्या आया था मेरे पास यहाँ? 3,4। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इसकी पोजीशन है। कहां से रिप्रेजेंट करा बेटा मैंने? ओरिजिन से। मैंने यहां से बताया कि जो पार्टिकल होगा वो मेरे पास कहां होगा? 3,4 पे होगा। या तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, कोई पार्टिकल है एक्स में कितना चला, मान ले एक्स डायरेक्शन में चला, वो एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना चला? वाई। तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे मेरे पास। बात समझ आ गई? पक्का? तो अब ये तो हो गई पोजीशन के बारे में। अब मेरे को बताना कि वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है बेटा? एक एरो। बात समझ आ गई? वेक्टर क्या होता है? एरो। अब एरो कैसे बेटा? एरो यहां से रिप्रेजेंट करना है कि जो मेरे पास टेल होगी वो कहां आएगी? ओरिजिन पे आएगी। और जो उसका हेड होगा वो कहां आएगा? जहां पे वो पॉइंट होगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसमें पोजीशन वेक्टर। बात समझ आ रही है? ये थोड़ी सी क्लैरिटी है आपको? पक्का? मैंने क्या बोला बेटा कि अगर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पार्टिकल को अगर या किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस माननी पड़ती है। बात समझ आ गई? कोऑर्डिनेट एक्सिस माननी पड़ती है, और जहां पे वो परपेंडिकुलर आपस में मिल रही है, वहां पे मैं क्या मानता हूं? ओरिजिन मानता हूं। अब तुम्हारे माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि मैं ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो कहां मानूं? वो बेटा तुम पे डिपेंड करता है, तुम कहां से उस चीज को लेना चाहते हो। बट ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं? हम वहां से लेते हैं जहां से हमारे लिए क्या हो जाए? चीजें आसान हो जाए। आसान करते हैं ना वहां चीज को। बात समझ आ गई? तो ये मेरे पास यहां से क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या था बेटा? मैंने बोलता पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे होगा कि मेरे पास जो ये एरो होगा, अगर ये पॉइंट को जो इस पॉइंट को जो टच करेगा वो हेड होगा इसका, और जो ओरिजिन पॉइंट को टच करेगा वो क्या होगी? उस एरो की टेल आएगी। तो इस
जो मेरे पास वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर वही चीज होती है ना बेटा जिसको हम क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और हेड कहाँ होगा, जहां वो पॉइंट होगा, मतलब जिस पोजीशन पे वो पार्टिकल होगा। और टेल कहाँ पे होगी, जहां पे वो ओरिजिन पे रहेगा मेरे पास। बात समझ आ गई। अब बेटा कि कई बार क्या होगा कि अगर मेरे को मैथमेटिकली लिखना पड़े तो हर जगह मैं डायग्राम तो नहीं बना सकता। बात समझ आ गई। तो इसको मैथमेटिकली और कैसे लिखा जा सकता था। अब मेरे को बोला गया कि मेरे पास एक क्या थी, कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, ये एक्स था और ये क्या था, वाई था। अगर मैं इसी की बात करूं तो मेरे पास जो बेटा मेरे पास ये होता है कि एक्स एक्सिस में हम अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो कौन सा होता है, क्या आई कैप, और वाई में क्या होता है, जे कैप। तो ऐसे मेरे को बताया गया कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखा जाऊं तो मान लो कोई भी मेरे पास आर वेक्टर है, कोई भी आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, वो कैसे रिप्रेजेंट करा गया है कि जो ये एक्स में है वो कितना 3 यूनिट चला है, तो मतलब एक्स में कितना चला है, 3 आई कैप। बात समझ आ गई, कितना चला, 3 आई कैप। यूनिट वेक्टर आई का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई। ऐसे वाई में कितना चला, 4 प्लस 4 जे कैप। ये जे क्यों लिखा बेटा, क्योंकि किस में चल रहा था, ये वाई एक्सिस में चल रहा था। बात समझ आ गई। अगर मेरे पास ये चीज लिखी हो या ये चीज गिवन हो मेरे पास, तो क्या, तो यहां से क्या होगा बेटा कि मेरे पास दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके आ गए। एक तो क्या आ गया मेरे पास, बाय ग्राफिकल मेथड, और दूसरा कौन सा आ गया, बाय मैथमेटिकल मेथड। बात समझ आ गई। आप इस चीज को पॉज करके उतार लो एक बार। ओके, उतार लिया गया। अब इसमें अगर मैं बोलूं बेटा कि मेरे पास कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है और मेरे को बोला गया कि मेरे पास जो आर वेक्टर है वो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप है, तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको ग्राफिकली, देखो इधर इसने क्या बोला, 3 आई कैप। 3 आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स में कितना चला, 3, एक्स में चला 3, यहां पे आ गया। और इसने क्या बोला, माइनस 4 जे कैप। अब इसका मतलब क्या, माइनस क्या, माइनस के नीचे की तरफ बेटा, नीचे होगी वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस क्या होगी, नीचे होगी, -4। तो कितना चला, 4 इधर चला। तो ये पार्टिकल कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो यहां से पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। बात समझ आ रही है पक्का। अगर ऐसे ही बेटा मैं, ये तो थी 2D की बात, अगर मैं 3D की बात करता, 3D में मतलब बेटा जैसे कि अगर मेरे पास आर वेक्टर दे रखा है, अगर मेरे पास आर वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, अगर माइनस भी बोलूं इसको ऐसे ही रखूं, -4 जे कैप प्लस के कैप, तो आप बता सकते पार्टिकल कहां है वो। देखो अब क्या हुआ कि 3 तो किस में चला था, एक्स में, और 4 किस में आ गया, नीचे वाई में आ गया। अब कहां भी आएगा बेटा, अब जेड में आएगा कितना, 1, तो 1 कहां जाएगा, आगे। तो मतलब क्या है, पार्टिकल 3 इधर गया, 4 नीचे आया और 1 इधर आया। मतलब ओरिजिन यहां से था 3, देखना इधर बेटा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको 3D में। ये है मेरे पास ओरिजिन, यहां से 3 इधर गया मैं, फिर क्या हुआ, नेगेटिव वाई, 4 नीचे आया। अब कहां गया बेटा मैं, 1 जेड एक्सिस में क्या इधर आया हुआ 1। तो जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आई है, ये क्या था मेरे पास, पोजीशन वेक्टर। बात समझ आ गई, किस में था, 3D में था। समझ आ रहा है इतना सा पक्का। तो एक काम करो, इसको पॉज करके उतार लो एक बार। तो इसमें एक और चीज हम देखेंगे बेटा कि जैसे अगर मेरे को बोला गया कि पोजीशन वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे जाएंगे, 3D की बात करूंगा। मान लो मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 1 मीटर है। एक क्यूब है, एक क्यूब है, साइड क्या है बेटा इसकी, 1 मीटर की है। तो जहां पे ये मान लो एक मेरे पास क्या थी, जेड एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, और ये वाई एक्सिस थी। बात समझ आ गई। जहां पे 3 एक्सिस मिलती है वहां क्या होता है बेटा, ओरिजिन बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। बात समझ आ गई, क्या होता था, ओरिजिन। तो यहां से मान लो ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट कितना है, 3 है, ये पॉइंट 4 है, और ये पॉइंट 5 है, ये पॉइंट 6 है,
ये पॉइंट 7 है और ये पॉइंट क्या है 8 है मेरे पास। बात समझ आ गई। अब मेरे को पूछा गया कि बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 क्या होगा, या फिर बोला गया पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 क्या होगा। क्या निकाल सकते हैं इनके पोजीशन वेक्टर? तो कैसे निकलेंगे बेटा? तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में कितना चला बेटा, ये पार्टिकल कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं क्या? चलो थोड़ा सा सिखा देता हूं मैं आपको कोऑर्डिनेट लिखने के बारे में, कैसे लिखते हैं। जो मेरे पास मैंने 3 कोमा बेटा जो 4 लिखा था पिछले क्वेश्चन में, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे 3x में चला और 4 किस में चला था, y में चला था। तो ये कितना है 3 कोमा मेरे पास 4 आया था, मतलब x कोमा y थे मेरे पास। ऐसे लिखा था ना 3 कोमा 4, 3 किस में चला था x में और 4 किस में चला y में। तो ऐसे ही बेटा मेरे पास कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल है कहाँ x एक्सिस पे है। अगर x एक्सिस पे है मेरे पास तो x में कितना चला होगा बेटा, इसी साइड कितनी थी 1 मीटर, तो x में 1 चला। y में है क्या ये पॉइंट, नहीं 0। z में है क्या ये पॉइंट, नहीं 0। बात समझ आ गई, x y z। बात समझ आ रही इतनी सी। अब इस पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। तो तीसरा पॉइंट कहाँ है, क्या बेटा ये x और y प्लेन में है, मतलब x में कितना चला 1 चला है और y में भी कितना चला है 1, क्योंकि क्यूब की साइड क्या है 1 है। तो बेटा किस क्या क्या होगा यहाँ पे, x में 1 चला, y में 1 चला और z में कितना चला 0, क्योंकि ये z में है नहीं पॉइंट। बात समझ आ रही है। ऐसे अगर मैं इस 5 जो पॉइंट 5 है इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ, सॉरी कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, तो कैसे लिखूंगा, x में क्या 0 है क्योंकि पॉइंट x पे नहीं है, y में कितना है 1 है और z में कितना है 0 है। ये पॉइंट कहाँ है बेटा, क्या ये मेरे पास y और z प्लेन में है। ये जो 6 पॉइंट है ये कहाँ है, y और z प्लेन में है। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा, x में 0, y में क्या 1 और z में भी 1। ऐसे अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 मेरे पास क्या है बेटा, 7 के लिए y x में कितना है 0, y में कितना है 0 और z में कितना है 1 पॉइंट। बात समझ आ रही है इतनी सी पक्का। और ये 8 है क्या, तो 8 पॉइंट जो है उसे कोऑर्डिनेट में कैसे लिखूंगा, ये कौन से प्लेन में है, x और z प्लेन में। किस में है, x और z प्लेन में। तो यहाँ जो मेरे पास x और z में, तो y कितना होगा 0, तो x 1 y 0 और z 1। अब बच गया बेटा ये 4th पॉइंट। ये जो 4th पॉइंट है ये कहाँ है, ये कहाँ है मेरे पास, स्पेस में है पूरा। बात समझ आ गई, किस में है, स्पेस में है। ये x में भी है, y में भी है और z में भी है। बेटा आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो 4th पॉइंट है ये कहाँ है कि मेरे पास x में भी 1 चला हूं, y में भी 1 चला हूं, z में भी 1 चला हूं। तो मतलब ये क्या है, इसका बॉडी डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आ गई, क्या है इस क्यूब का, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल तो क्या है, ये एक मतलब 3D फिगर है। बात समझ, इतना सारा आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। तो अब आइए बेटा इसके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो सिंपल हो जाएगा पोजीशन वेक्टर लिखना मेरे पास। तो यहां से क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा, तो x में कितना है बेटा, x में कितना चला था मेरे पास 1, तो i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। बात समझ आ गई। अब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता बेटा, ये कितना होगा i कैप। इसका मतलब क्या है बेटा कि i में कितना है, ये सॉरी x में कितना है 1 यूनिट, 1 को मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया i। अगर यहाँ पे बेटा मेरे पास क्यूब ना देके ये साइड 2 दे रखी होती, 3 दे रखी होती और ये 1 दे रखे होते, क्या तब भी तुम इनके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते थे। बात समझ आ रही है। तो ऐसे ही अगर मैं तीसरे की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3, तीसरे का पोजीशन वेक्टर, तो ये कितना चला था बेटा, i में भी चला था और j में भी चला था प्लस k में क्या 0 चला, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ गया बेटा i प्लस j। बात समझ आ रही है, i कैप प्लस j कैप। जो 4th पॉइंट है बेटा ये, इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगा बेटा, ये तीनों में है। बात समझ आ रही है, तीनों एक्सिस पे है। ये पॉइंट कहाँ है, ये एक्चुअली पॉइंट है स्पेस पे, ठीक है, स्पेस में जो तीनों एक्सिस में आती है। बात समझ आ गई। जैसे कि ये पॉइंट ना तो x पे है, ना y पे है, ना ही z पे है, ये किस में है, तीनों में है एक्सिस में। अब होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो मेरे पास क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बात समझ आ गई। ऐसे क्या तुम सबके लिख सकते हो, p ऑफ 5, पोजीशन वेक्टर ऑफ 6, पोजीशन वेक्टर ऑफ 7 और पोजीशन वेक्टर ऑफ 8 लिख सकते हो क्या बेटा इन सबके। अगर 5 के लिखना चाहूं तो क्या आएगा 0
प्लस 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ जे कैप मेरे पास। बात समझ आ गई। ऐसे अगर 6 की बात करूं तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि बाकी में क्या है, इसमें जे और के में कितना है, एक एक यूनिट ये चला हुआ है पार्टिकल। बात समझ आ गई। 7 की बात करूं बेटा, 7 में क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, के कैप के बराबर। ऐसे 8 की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ये क्या आएगा बेटा, आई कैप प्लस के कैप मेरे पास। बात समझ आ गई। तो ये क्या था बेटा, एक छोटा सा तरीका था किसको, पोजीशन वेक्टर को लिखने का। बात समझ आ गई। इतनी सी आपको क्लैरिटी है, पक्का पॉज करके इसको उतार लो बेटा। तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको उसके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। मान लो बेटा मेरे पास सेम वैसे ही ये एक क्यूबॉइड है। क्या है, एक मेरे पास क्यूबॉइड है, ये क्या है मेरे पास, एक क्यूबॉइड है। ये इसकी क्या थी, वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, और ये क्या है, जेड एक्सिस। मान लो जो मेरे पास बेटा ये ओरिजिन था ना मेरे पास, यहाँ पे 0,0,0 है, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 मीटर है मेरे पास, और ये कितनी है मेरे पास, यहां से यहां तक 2 मीटर की, और इधर से इधर तक कितनी है, ये 1 मीटर की। बात समझ आ गई। अब जितने भी पॉइंट है बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था, जितने भी सारे पॉइंट हैं आपको क्या करना है, सबके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल पॉइंट। मान लो ये मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आ गई। सबको आपके क्या निकालना है मेरे पास बेटे, पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। उतार लो बेटे इसको। तो आइए नेक्स्ट हम और देखते हैं इसमें कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या था, मान लो कोई भी चीज है, वो 3 मीटर क्या चली, एक्स में चली, और 4 मीटर वाई में चली, तो कहीं यहां होगी, इधर कितनी चली 3, और ऊपर कितनी चली 4, कितनी चली ऊपर 4, मतलब ये क्या था, x था, और ये क्या था मेरे लिए, y था। जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बेटा मेरे पास, ये था r वेक्टर, और इसको मैं दूसरा मैथमेटिकली कैसे लिख सकता, r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या ऐसे लिख सकता था मैं। तो मेरे पास जो ये बेटा 3 था, क्या एक वेक्टर ये था, और एक वेक्टर 4 वेक्टर क्या एक ये था। इन दोनों को मैंने रिप्रेजेंट करा किस वेक्टर से, थर्ड वेक्टर से, r वेक्टर से। बात समझ आ गई। अब इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, ये भी तो निकालना होगा मेरे को, कि जो मेरे पास जो r वेक्टर आया, जो पोजीशन वेक्टर आया, ये इसका जो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना है। ये तो क्या था, एक वेक्टर फॉर्म में आ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करता बेटा मैं, वही जो पुराना तरीका था हमारे पास, क्या था, ट्रायंगल लॉ से कर देता था मैं। बात समझ आ गई। एंगल कितना है दो वेक्टर के बीच में बेटा, 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो जो बेटा मेरे पास ये r वेक्टर आया, इसका जो रिजल्टेंट जो आया ये r वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ना तो 3 है ना ही 4 है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, कुछ और ही है। बात समझ आ गई। तो ये किस में था बेटा, 2D की बात करता है, किसमें, 2 डायमेंशनल। बात समझ आई, 2 डायमेंशनल, 3i और j की बात करता है, 2D हुआ। ऐसे अगर बेटा मेरे को इन जनरल करना हो, ये तो क्या होता बेटा, मेरा जो पोजीशन वेक्टर होता था, ये क्या हो सकता था मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, और फोर्स भी हो सकती है। अगर मैं जनरल बात करूं, जनरली अगर मैं बात करूं तो मान लो मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगर ये दे रखा है मेरे पास, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझ आती है बेटा, पक्का। तो ये किसके लिए था, 2D के लिए। ऐसे अगर मेरे को 3D के लिए ये तो हो गए बेटा यहाँ तक 2D की बात। अगर मैं 3D की बात करूं तो वो जैसे मेरे पास एक क्यूब था बेटा,
कोई भी क्यूब है, क्यूब क्या क्यूबॉइड ले लो एक, ये क्या ले लिया मैंने, क्यूबॉइड ले लिया। ये क्या था बेटा मेरे पास, एक्स एक्सिस थी इसकी, और ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस मान लो इसको, और इसको क्या मान लो, वाई एक्सिस मान लो। बात समझ आ गई। अब मेरे को बोला गया बेटा कि अगर मेरे को कोई वेक्टर दे रखा, कोई भी पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस, मान लो माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे दे रखा कोई मेरे पास वेक्टर। इसका मतलब ये पॉइंट है कहां पे बेटा, 3 तो चला x में और -2 चला j में, नेगेटिव डाउनवर्ड साइड, उसके बाद 1 चला किसमें, k में। तो जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आई, ये क्या आई मेरे पास है, इसका पोजीशन वेक्टर आया। बात समझ आ गई। ऐसे अगर मैं यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से देखूं तो 3 कहां चलेगा, आगे चलेगा कहीं, यहाँ पे आएगा 3, ये लेंथ कुछ भी मान रखी है बेटा मैंने फिलहाल, ठीक है। 3 कहां इधर चला, फिर इसके बाद क्या चला, इसकी जो माइनस एक्सिस होगी y की, क्या नीचे की तरफ होगी ऐसे करके, और z की क्या इधर पीछे की तरफ होगी, और x की क्या होगी, क्या इधर होगी कहीं। ये क्या है, जो डॉटेड डॉटेड शो करिए, ये क्या है मेरे पास, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है मेरे पास। बात समझ आ गई। अभी थोड़ा सा इमेजिन करना बेटा इसको, x में कितना चला, ये 3 चला, उसके बाद कहां आ गई, y में 2 नीचे आ गया, क्या 2 नीचे आया होगा वो, इतने से बात समझ आ गई। कहां आया वो, 2 कहां आया, नीचे आया वो। उसके बाद क्या हुआ, एक पॉजिटिव y, पॉजिटिव y कैसे बेटा मेरे बाहर की तरफ ऐसे है ना पॉजिटिव एक्सिस, तो 2 क्या इधर आया हो कहीं, तो 2 जो इधर आया होगा तो ये यहां पे आ गया मान लो, तो यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाएगी मेरे पास, ये क्या कहलाती है, इसका पोजीशन वेक्टर। ये चीज बताएगी इसमें जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। बात समझ आ गई। 3D में बेटा थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम 2D के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो बेटा मेरे पास जैसे एक क्यूब था, अब क्या करता हूं मैं, इतनी सी बात आपको समझ आ गई नहीं, कैसे रिप्रेजेंट करा मैंने इस चीज को। तो मान लो मेरे पास एक क्यूब है जिसकी जो मेरे पास साइड क्या है, 1 मीटर है, क्यूब साइड 1 मीटर। अब जो बेटा मेरे पास यहाँ पोजीशन वेक्टर आया था, मान लो क्या था, 1,1,1 होगा इस पॉइंट का, मान लो ये आर वेक्टर आ गया, क्या आ गया मेरे पास, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर अब कितना आ जाएगा मेरे पास बेटे, आई कैप प्लस आई कैप जे कैप प्लस के कैप। बात समझ आ गई, कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मेरे को जो यहां से यहां तक की दूरी है ये निकालनी है। ये तो मेरे पास एक वेक्टर तो आ गया, हेड कहां रखा बेटा मैंने इसका, उस पॉइंट पे रखा, और जो मेरे पास टेल होगी वो कहां रखी, इसके ओरिजिन पे रखी। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, ये एक पोजीशन वेक्टर आ गया। अभी मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले देखो बेटा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से आया मैं बेटा इस पॉइंट पे, ये क्या होता था, ये है मेरे पास बॉडी डायगोनल, क्यूब का क्या था, ये बॉडी डायगोनल था, ये क्या आएगा, फेस डायगोनल आएगा, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी ये। तो अगर मैं इसको अलग से डायग्राम में ड्रॉ करूं आपके लिए, तो क्या आएगा, क्या इस, ये क्या था, बॉडी डायगोनल था। बात समझ आ रही है। जो ये फेस था नीचे वाला बेटा, मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया आपके लिए। बात समझ आ गई। तो मेरे को ये लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी आएगी, तो ये मेरे को पता है क्या 1 मीटर थी बेटा, और ये भी कितनी थी, 1 मीटर थी। ये कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2, ये कितने परपेंडिकुलर है, ये क्या थी, इन दोनों के बीच में क्या था, परपेंडिकुलर था। तो इसको जो पोजीशन वेक्टर आएगा, जो सॉरी इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, पाइथागोरस से आ जाएगा क्या बेटा। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो 2 साइड का स्क्वायर इक्वल टू 3 साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इधर से कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2, कितना आ गया ये, अंडर रूट ऑफ 2। अब बेटा मेरे पास ये अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। अब मेरे पास ये कितना होगा, ये हाइट कितनी है, ये हाइट मेरे पास 1 थी। अगर ये अंडर रूट ऑफ 2 आई और जो ये हाइट थी मेरे पास, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा। अब 3D मैंने यहीं पे देखो बेटा, इसमें जो मेरे पास ये आया, ये इसकी वैल्यू निकालनी मैंने, कितनी आई, अंडर रूट 2 आ गई इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई तो ये कितना था, 1 था। जो ये दोनों है इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा,
90 डिग्री होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप रूम में ऑब्जर्व करना इस चीज को कि जो कॉर्नर होते हैं उनको एक्स वाई और जेड एक्सिस मान लो। क्या मान लो? एक्स वाई और जेड एक्सिस मान लो। और मान लो वो पॉइंट कहाँ है? अपोजिट साइड है, जो बॉडी डायगोनल है। ये कौन सा था? बॉडी डायगोनल था, अपोजिट साइड। तो मैंने क्या करा, एक फेस का जो फेस था वो निकाल लिया, जो फेस डायगोनल था वो निकाल लिया। वो फेस डायगोनल कितना आया? √2। ये फेस डायगोनल तो है बेटा, फ्लोर में देखना नीचे, ये फेस डायगोनल होगा। जो फेस डायगोनल और इस पॉइंट के बीच में जो ऊपर जो लाइन जा रही होगी उसके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वहां से ऑब्जर्व करना बेटा, यहाँ दिख नहीं, यहाँ लग नहीं रहा कि 90 डिग्री है, बट क्या होगा? 90 डिग्री होगा वो। अगर दो एंगल, और ये हाइट कितनी है? 1 है, तो मेरे पास ये लेंथ मेरे को पता है और ये लेंथ भी पता है, तो क्या ये मैं निकाल सकता हूं। और एक एंगल कितना है मेरे पास? 90 डिग्री है। तो ये चीज कैसे निकलेगी बेटा मेरे पास? यहाँ से √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा? √2 + 1 = √3। तो ये जो मेरे पास डायगोनल जो इसकी वैल्यू आएगी, जो आर वेक्टर जो लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये कितना आएगा? √3 आएगा। बात समझ आ गई? क्या आ गया? √3। तो यहां से मैंने एक चीज क्या अपने मतलब एक कॉमन सेंस मैंने क्या ऑब्जर्व करी कि जैसे ही मैंने ये ऐसे करा तो इसको, इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं? आर वेक्टर का मोड = √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब जो इसके साथ इसका कोफिशिएंट होगा, इसका कोफिशिएंट कितना था? 1 था, इसके साथ में क्या था? 1 था, और इसके साथ में क्या था? 1 था। उन कोफिशिएंटों का मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अगर बेटा मैं यहाँ पे कोई जनरल बात करना चाहूं, अगर मेरे पास आर वेक्टर = AI प्लस BJ प्लस CK दे रखा हो, तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा इसको मैं? √A² प्लस B² प्लस C²। डायरेक्ट ही ऐसे कर देना आप। बात समझ आ गई? ये चीज आपने रटनी है बेटा, ठीक है? ये तो बस जस्ट ऐसे ही मैंने आपको समझाया कि ये आया कहां से। बात समझ आ गई? पक्का? ये चीज उतार लो बेटा एक बार, पर आपको ये याद रखनी है। किसके लिए बेटा? 3 डायमेंशनल के लिए, 3D के लिए। जब भी मैं 3D की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? I, J एंड K कैप आ जाएगी मेरे पास। उसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई भी, तो कैसे निकालूंगा? I का स्क्वायर प्लस जो I के साथ है मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो प्लस J के साथ है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, जो K के साथ है जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर का अंडर करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर। बेटा पॉज करके उतार लो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये किसके लिए काम हो जाएगा हमारे पास? 3D के लिए आ जाएगा। पक्का? पॉज करके इसको उतार लो एक बार। ओके, तो बेटा अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट? अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो एडिशन थी वेक्टर की और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? एडिशन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। आप समझ तो रहे हो ना कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा 3 × 5 = कितना होता है? 15 होता है। बट 5 वेक्टर इंटू 3 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 15। और यू कैन से कि 5 वेक्टर डॉट 3 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 15। हम 15 के बराबर इसको नहीं लिख सकते। इन सब के क्या है? अलग अलग मतलब है। ये तो ठीक है बेटा, ये मैथमेटिकली तो ठीक है, पर वेक्टर में क्या मेरे पास अलग से अलजेब्रा होता है। बात समझेगी? इसने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करा था वो क्या मेरे पास जो मैथमेटिकल इन जनरल हम मैथमेटिक्स करते हैं उससे थोड़ा अलग सा था। तो ऐसे हम किस में करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में करेंगे। तो आओ देखते हैं अब। तो सबसे बेटा पहले क्या होता है, अगर कोई भी वेक्टर है, पहला केस, कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसी स्केलर टर्म से। किससे? स्केलर टर्म से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5i, उसको मैं एक कोई भी स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आता है मेरे पास बेटा? 10i। कितना आया? 10i। मतलब क्या एक वेक्टर ही आया, मैंने एक वेक्टर को लिखा और स्केलर से मल्टीप्लाई करी, तो रिजल्टेंट क्या आया मेरे पास? वेक्टर। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? वेक्टर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात समझ आ गई? दूसरी एक और चीज होती है बेटा कि अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दूं,
किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दूं। तो एक केस में तो बनता है बेटा, जो रिजल्टेंट आएगा एक केस में बनेगा मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, स्केलर प्रोडक्ट, या क्या बोल देंगे उसको हम, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और तीसरे केस में क्या बनेगा बेटा, जो वेक्टर और वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी, वो क्या आएगी, वो भी वेक्टर ही आएगी। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी बेटा, या तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, या तो क्या आएगी, वेक्टर आएगी। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास। बात समझ आ गई। ये क्या आएगी, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो बेटा, या इसको क्या बोल देते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इतना समझ आ गया पक्का। ये तो थोड़ा सा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इनके बारे में बेटा हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी आई। जो वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी आई। अब हम किसकी बात करेंगे अभी, स्केलर प्रोडक्ट। जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, स्केलर प्रोडक्ट आएगा। और क्या बोलूंगा उसको, डॉट प्रोडक्ट बोलता हूं। बात समझ आ गई। पॉज करके इसको उतार लो बेटा एक बार। तो आओ हम देखते हैं। तो अब मेरे पास क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, दूसरा डॉट प्रोडक्ट। अब बेटा सपोज कर लो मेरे पास क्या है, एक ए वेक्टर दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। एंगल कौन सा ले रहा हूं बेटा, जब मैं टेल से टेल मिलाता हूं, उनकी जो स्मॉलर एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर होता है। बात समझ आ गई। अब मेरे को क्या करना है बेटा, दो वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब जो बेटा मेरे को से दो वेक्टर हैं, ये अलग अलग वेक्टर होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मेरे पास फोर्स है, किसी भी ब्लॉक पे मैं अगर एक फोर्स लगा रहा हूं एफ, क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एक फोर्स लगा रहा हूं किसी ब्लॉक के ऊपर, और ये ब्लॉक क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, कुछ इधर डिस्प्लेसमेंट हो गई। बात समझ आ गई। तो ये क्या थे दो मेरे पास, क्या ये अलग अलग वेक्टर हैं, इन दोनों क्या कर दिया मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या बनेगा, एक और जो रिजल्टेंट मेरे पास, जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो भी कुछ अलग ही बनेगी। तो इस केस में वो क्या होती है, वर्क डन। अब घबराना, अभी घबराना तो बेटा इसमें, ठीक है, वर्क डन आएगा आगे अभी, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो वहां पे हमारे पास डिफाइन करी जाएंगी वर्क क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। बात समझ आ गई। तो कैसे होता है, एफ डॉट डी एस। बात समझ आ गई, क्या आता था, एफ डॉट डी एस। ऐसे ही अगर मैं इसको किसी एंगल पे लगाता हूं, मान लो किसी एंगल पे लगाता हूं इस फोर्स को, ये एफ आ गया, किसी एंगल थीटा पे आ गई। बात समझ आ गई। ये तो मैंने स्ट्रेट लगा दी बेटा। अगर मैं किसी एंगल पे लगाता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये ब्लॉक इतना डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट आ गई ऐसे। अब जब ये किसी एंगल पे लगाई, तो जब किसी एंगल पे लगाऊंगा तो बेटा इसका कोई एक कंपोनेंट होगा जो इस ब्लॉक को इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला रहा है। तो इसको जो एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या आएगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहां से जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। जो मेरे पास वर्क डन आया वो क्या आया, स्केलर क्वांटिटी आई। क्यों, क्योंकि जो एफ था ये क्या लिया था, मैग्नीट्यूड था, एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड लिया। और जो एंगल जो यहाँ से एंगल से आएगा, कॉस थीटा से आएगा, ये भी कुछ मेरे पास क्या स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो टोटल क्या आ गया मेरे पास, स्केलर क्वांटिटी आ गई। बात समझ आ गई। अब इसी के बेस पे मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो मेरे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा मेरे पास, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा। बात समझ आ गई। ये डॉट या बीच में डॉट लगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, डॉट प्रोडक्ट भी पड़ा था। बात समझ आ गई। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूं ए डॉट बी। अब ये डॉट बी किसके बराबर है, तो यहां से क्या करा मैंने, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और जो इसका बी की प्रोजेक्शन थी अलोंग ए वो ले ली, और एक दूसरी क्या थी, बी की प्रोजेक्शन थी परपेंडिकुलर टू द ए। तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, जब भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास दो कंडीशन बनती है, हमेशा दो कंडीशन बनेगी, इन द सेम डायरेक्शन, और दूसरी क्या होगी, इन
परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या होगी, जब भी मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, दो टाइप की कंडीशन बनेगी, एक तो इन द सेम डायरेक्शन होगी और दूसरी क्या होगी, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। बात समझ आ गई। तो जो इस डायरेक्शन में आएगा वो क्या आएगा, बी ऑफ कॉस ऑफ थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर आएगा क्या होगा, बी ऑफ साइन ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। तो मेरे को क्या करना था बेटा, जैसे मेरे पास ये वर्क डन लिखा था, इसको मैंने क्या करना है, एक स्केलर क्वांटिटी बनाना है। तो क्या कर रहा था मैं, कि जो इसका b का कंपोनेंट था अलोंग द a, या क्या बोल सकते हैं, b की प्रोजेक्शन थी जो a के अलोंग, उन दोनों क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, a b cos ऑफ थीटा। बात समझ आ गई, पक्का। तो ये क्या था मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट। इस केस में अगर यहां से लिखना चाहूंगा तो मेरे पास एंगल भी निकालना पड़ जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा, a डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये जो बेटा मेरे पास ये वेक्टर डिफरेंट था, ये वेक्टर भी डिफरेंट था, और जो रिजल्टेंट आया क्या वो भी कुछ डिफरेंट ही होगा। यहां देख सकते हो आप, ये क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स अलग वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट अलग वेक्टर है। तो जो मेरे पास जो वर्क डन आएगा, जो एक और अलग फिजिकल क्वांटिटी आएगी, वो भी क्या इन दोनों से अलग ही होगी। पक्का बात समझ आ रही है आपको। ये तो था मेरे पास a डॉट b इज इक्वल टू b cos थीटा। इसको और कैसे लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। या तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, a इंटू b cos ऑफ थीटा, या क्या लिख सकता हूं, b इंटू a cos ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। ये कैसे लिख सकता हूं मैं, यहां से देखना बेटा, मेरे पास अगर मेरे पास b वेक्टर ये है और a वेक्टर ये है, क्या था मेरे पास, चलो आप यहां से कंफ्यूज ना हो, ये a ही मानो, ये a वेक्टर था और ये b वेक्टर था। अब यहां पे क्या करा था मैंने, कि जो b का कंपोनेंट था a के अलोंग वो लिया था। अब यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं, a का कंपोनेंट अलोंग b वो क्या होगा, कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, जो इसका कंपोनेंट, ये क्या थीटा था, जो इसका कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये चीज आएगी, ये क्या मेरे पास a cos ऑफ थीटा आएगी। बात समझ आएगा। दूसरी परपेंडिकुलर क्या ये होगी, a sin ऑफ थीटा। बात समझ आ रही है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, b डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकता हूं, a cos थीटा इंटू b, या क्या लिख सकता हूं, a b cos ऑफ थीटा। तो यहां से मेरे पास एक और चीज प्रूफ हुई, कि जो मेरे पास a डॉट b वेक्टर, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, b डॉट a वेक्टर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता हूं मैं, कोमुटेटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कोमुटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ये याद रखना बेटा। बात समझ आ गई। cos थीटा दे रखा था, ये भी बात समझ आ गई पक्का। एक बार इसको पॉज करके उतार लो। तो इसमें अगर बेटा मैं ये बताऊं आपको कि अगर जैसे कि मेरे पास ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दे रखा हो, जैसे कि a वेक्टर इज इक्वल टू x ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और b वेक्टर दे रखा है मेरे पास bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। मतलब कहने का मतलब क्या है, कि अगर डॉट प्रोडक्ट को प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं। तो बेटा क्या करना है, मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो आओ थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जो मेरे पास i डॉट i वेक्टर होता है, क्या होता है बेटा मेरे पास i डॉट i वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड। अभी क्या करता है बेटा, मैंने दोनों का क्या करा था, इधर से एक चीज और लिख दूं यहाँ पे, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू किससे आया था, a b cos ऑफ थीटा के बराबर आया था।
बात समझ आ गई। अगर ये इसके बराबर आया था तो आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई क्या मतलब एक वेक्टर है वो एक्स क्या लॉन्ग है और दूसरा वेक्टर भी क्या है उसी क्या लॉन्ग है, तो एंगल कितना हुआ उनके बीच में 0 डिग्री, क्यों वो पैरेलल हो गए, कैसे हो गए पैरेलल हो गए। तो आई डॉट आई मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आ जाएगा बेटा। ऐसे जे डॉट जे करूंगा, जे डॉट जे, तो 1 इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, डिग्री है बेटा, ठीक है। तो यहां से क्या अगर के डॉट के करता हूं तो किसके बराबर आएगा 1 इंटू कॉस ऑफ 0 इक्वल टू 1। बात समझ आ गई, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर बेटा मैं इसमें करूं आई कैप डॉट जे कैप, अब आई कैप बेटा क्या आई इस डायरेक्शन में था और जे कहां था ऊपर था, तो एंगल कितना हुआ इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड कितने होंगे इसके 1 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है बेटा मेरे पास 0, तो टोटल कितना आ जाएगा 0। आई डॉट जे और आई डॉट के इसके बीच में कितना एंगल होता है बेटा 90 डिग्री, अभी बताया था तीन एक्सिस कैसी होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो जे डॉट के भी किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा। बात समझ आ गई। अब मेरे पास अगर ये इस फॉर्म में दे रखा तो मैं मेरे को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इन चीजों को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आई को आई के साथ करूंगा, तो आई को जब जे के साथ करूंगा बेटा मैं आई के साथ करूंगा जे के साथ, तो आई डॉट जे किसके बराबर आता है मेरे पास बेटा 0 के बराबर, तो ये तो किसके पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। तो मेरे को सिंपली आई के साथ आई मल्टीप्लाई करना है और y के साथ y और z के साथ z। बात समझ आ गई बेटा पक्का। तो ये चीज आई ये क्या आई मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं कई बार स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, और इनके बीच में डॉट लगा है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। बात समझ आ गई इतनी सी पक्का। तो इसमें एक और चीज हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा था a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। बेटा a डॉट बी 0 कब हो सकता है, a डॉट बी 0 कब हो सकता है, जब मेरे पास थीटा क्या हो बेटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो इनके हैं तो 0 हो नहीं सकते हैं। अब जो एंगल है इसी पे डिपेंड करता है, या थीटा 90 डिग्री होगा या कितना होगा 270 डिग्री होगा, किसके बराबर होगा, या तो 90 डिग्री पे होगा या उसके ऊपर 270 डिग्री पे होगा, तो मेरे पास a डॉट बी क्या आ जाएगा 0। बात समझ आ गई पक्का। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। बात समझ आ गई पक्का। इसको पॉज करके उतार लो बेटा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर देते हैं हम। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास एक a वेक्टर है, अगर a वेक्टर है मेरे पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और एक b वेक्टर है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a डॉट b एंड ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। बात समझ आ गई। मेरे पास क्या था एक एग्जांपल दिया गया कि जो a वेक्टर था वो 3i कैप था माइनस 2j कैप प्लस k कैप था, और b वेक्टर था 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप था। आपको क्या निकालना, फाइंड a डॉट b एंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो बेटा a डॉट b निकालने के लिए भी थोड़ी देर पहले कैसे करा था मैंने, थोड़ी देर पहले बताया आपको। a डॉट b इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 18, इन दोनों का कितना आएगा माइनस 6, इन दोनों का कितना आएगा माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 8। तो a डॉट b कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया। अब दूसरा क्या बोला इसने कि एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर, तो एंगल कैसे निकालता था बेटा मैं, तो जो मेरे पास a डॉट b वेक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो क्या यहाँ से मैं कॉस ऑफ थीटा को लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालूंगा बेटा मैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को निकालने के लिए तो मैंने क्या बताया था, अब 3D में आ गया, 3D में आ गया तो पोजीशन वेक्टर याद करो बेटा, वो अंडर रूट ऑफ आई के साथ है, उसके जो आई के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये मेरे पास 9 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 14 रूट 14। और बी वेक्टर कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया बेटा ये मेरे पास, कैलकुलेट करना 25 25 और 41 तो 61, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 61। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14 इंटू रूट ऑफ 61। बेटा ये थोड़ा डाटा मैंने अजीब सा लिया इसलिए ये आंसर अजीब सा आया, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो प्रॉपर आपके सामने डाटा होगा, यहाँ पे जो भी दे रखा होगा, बात समझ आ गई और आंसर आपको अच्छा आंसर आ गया। ये थोड़ा अजीब सा आ गया इसलिए मैंने अपनी तरफ से डाटा माना था, ये बात समझ आ गई पक्का। इसको क्या करो, एक काम करो, इसको पॉज करके उतार लो और नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो दूसरी टाइप है। पहली टाइप क्या करी हमने, अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या करा बेटा कि जो मेरे पास दो वेक्टर थे अब उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। बात समझ आ गई कैसे आएगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो ऐसे निकालता है ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आया था, ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो वो क्या होती है मेरे पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो या क्या बोल दो बेटा उसको, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अब बेटा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको भी बताया कि जब ए वेक्टर था कोई और ये बी वेक्टर था, ये एंगल थीटा था, तो अब क्रॉस का मतलब, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो ये होगा किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा मेरे पास, एक कोई थर्ड वेक्टर आएगा, वो क्या आ गया, मान लो मेरे पास क्या आ गया, वो सी वेक्टर आ गया। किसके बराबर आएगा, वो सी वेक्टर के बराबर आएगा। बात समझ आ गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, क्योंकि मैंने बोला था अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, या तो मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट आएगा या तो क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। जो प्रोडक्ट आएगा उसका वो क्या आएगा, या तो वेक्टर आएगा, जो या तो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो स्केलर हमने पढ़ चुके हैं, हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर की। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा गया बेटा, मेरे पास मैग्नीट्यूड के लिए क्या मैं मोड लगाता हूं, मैग्नीट्यूड लिखा गया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा के साथ। किसके साथ बेटा, साइन ऑफ थीटा के साथ। इतनी सी बात समझ आ गई। पर ये क्या है मेरे पास, ये क्या चीज आई, मैग्नीट्यूड आया इसका। और जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मेरे पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो मेरे को अगर डायरेक्शन वाइज लिखना चाहिए इसको, तो ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं बेटा, जो मैग्नीट्यूड दे रखा हो मेरे पास और साथ में क्या है, एक एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। बात समझ आ गई इतनी सी पक्का। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, मेन बात होती है इसकी डायरेक्शन। जो थर्ड वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो इसके लिए तो बेटा जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, रूल बनाए गए। तो एक हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा क्या होता है बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। और तो यहां से क्या आ गया बेटा मेरे पास, किसकी बात करूंगा मैं, राइट हैंड थंब रूल की। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास बी क्रॉस ए दे रखा है तो ए की तरफ अपनी फिंगर रखो और क्या करो, अपनी जो फिंगर है उनको कर्ल करना है टूवर्ड द बी वेक्टर।
अब बी वेक्टर की तरफ जाने के लिए बेटा या तो मैं यहां से ऐसे जा सकता हूं या तो यहां से ऐसे आ सकता हूं, बट मेरे को कैसे जाना है बेटा, जो मेरे पास छोटा एंगल है उसकी तरफ से मुड़ना है मेरे को। बात समझ आ गई? तो ये मेरे पास बड़ा एंगल ये था, ये क्या था, छोटा एंगल था। तो ए क्रॉस बी तो क्या है मेरे पास, बाहर की तरफ। अब जो डायरेक्शन होगी ना बेटा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होता है, वो डायरेक्शन एक क्या वेक्टर है तो एरो से रिप्रेजेंट होगा कि नहीं होगा बेटा? अगर एरो से रिप्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे जो तीसरा वेक्टर आएगा बेटा या तो अंदर की तरफ आएगा या तो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि एक प्लेन है ना। तो जो थर्ड वेक्टर आएगा वो किसी अनदर प्लेन में आएगा, तो अनदर प्लेन में आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के मेरे पास तरीके हैं बेटा। अगर वेक्टर तुम्हारी तरफ, अगर मेरे पास एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे तुम्हारी तरफ एरो आ रहा है, तो मैं क्या दिख रहा होगा बेटा, क्या पॉइंट दिखेगा। तो जो मेरे पास हैंड होता है अगर वो बाहर की तरफ होगा तो कैसे दिखेगा आपको, पॉइंट दिखेगा। अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है तो मतलब क्या है, वो पॉइंट दिखेगा। और अगर आपसे दूर जा रहा है, आपसे बाहर जा रहा है, अगर आपको मतलब उसकी टेल दिखाई दे रही है, वहां कैसे दिखाई देगा आपको बेटा, क्रॉस दिखाई देगा। बात समझ आ गई? अब मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो क्या बाहर की तरफ, तो एरो आपकी तरफ है बेटा, तो एरो आपकी तरफ है तो वेक्टर कैसे होगा, ऐसे आपकी तरफ डॉट लगा देना। ये डॉट का क्या मतलब है बेटा, कि जो वेक्टर है मेरे पास वो आउटवर्ड ऑफ दिस बोर्ड है, इस बोर्ड के कैसे है, बाहर की तरफ है। बात समझ आ गई? पक्का? तो इसकी डायरेक्शन कैसे है, या तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर हो सकती है या तो अंदर की तरफ हो सकती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल मानो मेरे पास, कि अगर मेरे पास कोई भी एक ये नोटबुक है, यहाँ पे मैंने क्या रखे हैं, दो वेक्टर रखे हैं बेटा, एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था। बात समझ आ गई? ये टेल से टेल मिले हुए हैं दो वेक्टर मेरे पास, दिखाई दे रहा है क्या सबको? ये इसके बीच में एंगल ये था, ये मेरे पास क्या था, बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है। अब सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर बेटा या तो इसके ऊपर होगा या तो इसके क्या नीचे होगा, मतलब होगा तो इसी प्लेन में क्या परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आ गई? अगर मेरे पास ये अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ए क्रॉस बी करता हूं तो क्या ऊपर की तरफ, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो बी ये था, तो फिंगर कहां रखनी है, राइट हैंड से फिंगर बी की तरफ। अब बी की तरफ ऐसे फिंगर रखी जा सकती है और बेटा ऐसे भी रखी जा सकती है। तो मेरे को कैसे रखनी है कि मेरे को फिंगर उस तरफ मोड़नी है ए की तरफ कि एंगल मेरे पास क्या है, छोटा वाला है। अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या बड़ा वाला एंगल आएगा, ये बड़ा वाला आएगा, तो इधर से क्या आएगा, छोटे वाला आएगा। तो कैसे करूंगा, यहाँ से इस साइड घूमूंगा तो क्या आएगा, छोटा एंगल आया। तो डायरेक्शन कहाँ आई, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड आती है तो बेटा क्या दिखेगा आपको, उस जो एरो है उसका क्या दिखाएगी, बैक दिखेगी। बैक मतलब टेल दिखेगी बेटा आपको। टेल कैसी होती है, क्रॉस में होगी, तो टेल कैसे दिखेगी आपको, क्रॉस में, मतलब अंदर की तरफ जाता हुआ। जब भी ऐसे डॉट दिखे, डॉट मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब इस प्लेन के आउटवर्ड बेटा, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड कहां, इसके अंदर। मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे बाहर की तरफ, और इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास नोटेशन है। ऐसे ये यूज कहां होता है बेटा, अब जब जो चीज हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं तो यूज होगी ना ये, तो यूज होती है हमारे पास। जैसे टॉर्क आती है, लीनियर मतलब मोमेंटम आता है, कौन सा आता है, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होती है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर आता है। अब मैंने यहाँ क्रॉस लगा, इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये सारी चीजें मेरे को आनी चाहिए, मतलब इनवर्ड भी होगा और आउटवर्ड भी होगा, वहां डॉट और क्रॉस होगा, तो चीजें पता होंगी, तभी तो आप ये सारी कर पाओगे चीजें। जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी वेक्टर। आर क्रॉस क्या लिखते हैं, पी वेक्टर। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा तभी तो वो कुछ चीजें कर पाएंगे। बात समझ आ गई? तो इतना सा आपको समझ आता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं मेरे पास, पक्का। अब देखो बेटा, एक और चीज आई थी यहां से, एक और चीज पता चली हमें कि जो मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर होगा वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। बात समझ आ गई? अभी तो आपने करा था कि अगर मैं ए क्रॉस बी तो क्या बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए तो क्या अंदर की तरफ, मतलब क्या डायरेक्शन चेंज होगी वेक्टर की। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, माइनस टाइम ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ ये ठीक है, बट ये इसके बराबर ऐसे नहीं हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉट कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात समझ आ गई? और अगर दूसरी और बात करूं बेटा इसमें मैं,
तो मेरे पास तो यहाँ से बेटा एक और चीज आती है, जैसे मैंने बताया आपको, अगर मेरे पास आए ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ से क्या आएगा, बट क्या होना चाहिए मेरे को बेटा, सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी, जैसे क्या आएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा, तब ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे मेरे पास। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, बट क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम फॉलो करना, ऐसे नहीं कि बेटा आप सी क्रॉस ए लिख लो। बात समझ आ गई। अगर ए क्रॉस बी करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी ही आएगा मेरे पास। बात समझ आ गई। एक बार बेटा इसको पॉज करके उतार लो। और इसमें एक और चीज यहाँ पे देखो, एक और यहाँ पे क्या बोलता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है बेटा, स्क्रू देखा आपने घर पे, जरूर देखा होगा स्क्रू। इन दो रूल में से कोई सा भी लगा लेना बेटा, जो आपका मन करे। पर बेस्ट क्या है मेरे पास, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा होता है, राइट हैंड थंब रूल। जो लेफ्टी भी है बेटा, उसको भी क्या करना है, राइट हैंड ही यूज करना है अपना। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या आता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो मेरे पास राइट हैंड स्क्रू रूल क्या हुआ बेटा, कि अगर मेरे पास क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए ये था और बी ये था, ए क्रॉस बी। तो इधर जाना है, तो स्क्रू कैसे आएगा बेटा, स्क्रू को टाइट करूंगा, डील क्या करूंगा, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जाता, तो ये तो क्या है, ये ऊपर की तरफ आया है। जो मेरे पास स्क्रू आएगा क्या, खुलता हुआ आएगा ना, आप समझ रहे हो ना, ये ए क्रॉस बी, तो ये ऐसे आएगा ना स्क्रू। देखो ये क्या था, ए क्रॉस बी, मतलब बी की तरफ आ रहा था मैं, ए से बी की तरफ, ये खुल गया ऊपर। अगर मेरे पास क्या करना था, बी क्रॉस ए, नीचे की तरफ आऊंगा तो बी क्रॉस ए, तो क्या ऐसे उंगली आनी चाहिए मेरे पास, ऐसे घूमना चाहिए, वे बी क्रॉस, तो क्या नीचे की तरफ। बात समझ आ गई पक्का। ये क्या होता है मेरे पास, राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है, अगर खुल रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन, और अगर नीचे जा रहा है तो क्या होगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ए क्रॉस बी के बाहर की तरफ, तो स्क्रू कैसे आ रहा होगा, यहाँ पे ये था, तो बाहर ऊपर किसकी तरफ आना चाहिए इसको, बी की तरफ। तो ये देखो बी की तरफ, तो ऊपर आएगा। अब जब मैं बी क्रॉस ए करता हूं, तो बी क्रॉस ए, तो ऊपर से क्या मैं से घुमाऊंगा ना इसको, तो क्या नीचे की तरफ आएगा ये। बात समझ आ गई पक्का। पॉज करके इसको उतार लो बेटा, और एक दो प्रॉपर्टीज की और लिखते हैं। अगर बेटा मैं बोलूं इसमें कि ए क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा, मतलब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वो क्या होता है बेटा, 0 ही होता है। क्यों, अगर मैं ए क्रॉस ए वेक्टर करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस ए कर रहा हूं तो एंगल बिटवीन द ए एंड ए कितना होगा बेटा मेरे पास, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर का, वो क्या होता है, 0 वेक्टर। किसके बराबर आता है, 0 वेक्टर, या क्या बोल देता हूं, नल वेक्टर। अब मेरे पास बेटा ये आता है कि जब ए क्रॉस जो बी इज इक्वल टू किसके बराबर था, ए बी साइन ऑफ थीटा। बेटा ये 0 कब होगा, ए क्रॉस बी 0 कब होगा, जब मेरे पास क्या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, या क्या होगा 180 डिग्री। क्या बोलते हैं मैंने, 0 जब थीटा होगा, या क्या होगा 180 डिग्री। या तो वेक्टर पैरेलली होंगे, या तो वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। बात समझ आ गई। जब क्या होंगे, वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे, तो इस केस में मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो जो मेरे पास अगर ए क्रॉस बी 0 आता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। जब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की बात हुई तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्रॉस के बारे में सोचना चाहिए। और जो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी कितना होता है, 0 होता था। ए डॉट बी 0 कब होगा, जब मेरे पास थीटा या तो क्या होगा 90 होगा, या तो 270 होगा, मतलब परपेंडिकुलर
बात समझे कि वेक्टर कैसे होना चाहिए, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात समझ आ गई इतनी सी, पक्का। तो इसको भी उतार लो बेटा, एक प्रॉपर्टी है आती है इसमें। और जो मेरे पास मैंने वेक्टर लिए थे, जो वेक्टर लिए थे, अगर मेरे पास इस प्लेन में है ये वेक्टर, ये कोई मेरे पास प्लेन है और यहाँ पे मैंने क्या रखे हैं, 2 वेक्टर रखे हैं। एक ये ए वेक्टर था और दूसरा क्या था मेरे पास, बी वेक्टर। कैसा ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा ये था। अब सी वेक्टर क्या होगा बेटा, या तो इसके परपेंडिकुलर, या तो अगर मैं क्या लिखा रहा हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी तो क्या बाहर की तरफ, मतलब क्या ऊपर की तरफ होना चाहिए। बात समझ आ गई। जब इसमें बोर्ड में रखूंगा मैं तो कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा ना, ए क्रॉस बी, ऊपर की तरफ सी वेक्टर आ गया। मान लीजिए किसके बराबर आता है, सी वेक्टर के बराबर। या तो सी ऊपर होगा या तो सी क्या होगा, नीचे होगा। बट जो सी आया बेटा मेरे पास, ये क्या होगा, सी वेक्टर is perpendicular to a vector and c vector is also perpendicular to b vector। जो मेरे पास a and b वेक्टर होंगे बेटा, वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात समझ आ गई। वो वेक्टर परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बट मेरे पास जो सी वेक्टर है वो क्या होगा, 110% श्योर है बेटा कि जो सी वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बट ए एंड बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात समझ आ गई। वो इसलिए तो दे रखते हैं एंगल थीटा। बात समझ आती है। अगर मैं और चीज देखूं इसमें, एक और बात देखूं इसमें, तो जो ए डॉट बी आता है, इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम कब होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब मेरे पास थीटा क्या 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या ए बी के बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और मिनिमम कब होगा बेटा, ये क्या था, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू। तो ए क्रॉस बी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी, 0 आएगी। 0 कब आएगी, जब ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे मेरे पास। बात समझ आ गई इसकी, पक्का। ये थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी थी। अब पॉज करके इसको उतार लो बेटा। अगर बेटा यदि मेरे पास जो ये वेक्टर दे रखे थे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो वेक्टर की फॉर्म में दे रखे होंगे, तो जैसे कि मतलब आई जे के कैप में दे रखे होंगे, तो कैसे करोगे इस चीज को। मान लो कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है, वो दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, सॉरी बी ए इंटू ए जेड के कैप। और मेरे पास बी वेक्टर दे रखा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे दे रखो। फिर कैसे सोल्व करोगे इस चीज को, तो इस चीज को सोल्व करने का तरीका है ए क्रॉस बी वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा, यहां से क्या लगाना है, 2 डंडे लगा देंगे। डंडे का मतलब क्या बेटा, मोड, क्या बोलते हैं इसको, मोड, मॉडुलस। यहां करेंगे ना आई जे और के कैप। अब जो आई जे के कैप लिख दिया, तो जो आई का कोएफिशिएंट था, जो ए, पहले वेक्टर क्या करूंगा, ए क्रॉस बी, तो बेटा पहला वेक्टर कौन आना चाहिए यहाँ पे, ए वेक्टर, और इधर क्या आएगा नीचे, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर, तो आई के साथ जो उसका कोएफिशिएंट होगा, तो आई का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स, इसका क्या आएगा, ए वाई और ए जेड। ऐसे ही मेरे पास बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है, बी एक्स बी वाई और क्या आ गया, बी जेड। अब इनको क्या करना बेटा, मेरे को मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई, इसको छुपा देना है और इसको भी छुपा देना है, ऐसे करके। बात समझ आ गई। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। क्या करना बेटा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, आई कैप इंटू, जब इसको छुपाऊंगा इसको छुपाऊंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। बात समझ आ गई। प्लस, दूसरा प्लस करूंगा, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस जे कैप,
अब जे कैप, अब क्या करूंगा बेटा, इसको भूल जाओ। अब क्या करो, जो बी वाला पोर्शन था, जो जे वाला पोर्शन था उसको भी हटा लो, और जो ऊपर आई जे के था उसको भी हटा लो। तो मेरे पास क्या बचेगा, ए जेड और बी जेड और ए एक्स और बी एक्स। बात समझ आ गई। सीक्वेंस फॉलो करना बेटा। अगर आप यहां से इधर जा रहे हो तो मेरे पास के से मैं किस में आऊंगा, आई में आऊंगा। तो आई जे के ऐसे लगा, आई जे के आई जे के आई जे के। बात समझ आ गई। ऐसे नहीं कि आई को के साथ क्रॉस कर दो आप। मैं इधर चल रहा था ना, आई से जे में गया, जे से किस में गया हूँ, के से फिर किस में आऊंगा, आई में आऊंगा। बात समझ आ गई। तो यहां से क्या करूंगा, आई इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा ए ऑफ जेड इंटू बी ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ जेड। बात समझ आ गई। प्लस के कैप। अब के कैप में क्या है बेटा, के कैप में क्या करोगे, इसको छुपा दो और इसको छुपा दो। अब क्या आएगा, आई और जे, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। बात समझ आ गई। ये क्या मेरे पास एक वेक्टर आया आई जे के में, ये क्या है मेरे पास, एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। आई जे के में आया तो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो यहां से मैं इस चीज को क्या निकाल सकता हूं, जब मेरे पास ये किस फॉर्म में दे रखे होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी दे रखे होंगे, आई जे के कैप में भी दे रखे होंगे। तो अगर हम इसका जो मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या आया था, डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आया था किसका, यूनिट वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब बेटा यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां से क्या लिखूंगा मैं, ये आई होगा मेरे पास, ये क्या लिखता हूं जे, और ये क्या लिखता हूं के। क्या बात समझ आ गई। जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा बेटा, क्या करूंगा, आई क्रॉस जे, तो इसको पॉज करके ये उतार लिया बेटा, इधर वाला आप पॉज करके उतार लो एक बार इसको, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। तो मेरे पास क्या था बेटा कि आई कैप ये थी, वाई जे कैप ऊपर की तरफ थी, और इधर क्या था, के कैप था। अब क्या कर रहा हूं बेटा मैं, आई क्रॉस जे, क्या करूंगा, आई क्रॉस जे कैप। तो किसके बराबर आना चाहिए बेटा, ये आई क्रॉस जे, आई इधर था, क्रॉस किस तरफ जाना, जे की तरफ, जे तो बाहर की तरफ। तो कौन सा बाहर वेक्टर कौन सा बेटा, ये दो इधर हैं, ये एक्स इधर, आई इधर था, वाई इधर था, और जेड कहां ऐसे है। तो मेरे पास क्या करूंगा, आई क्रॉस जे, तो कौन सा वेक्टर आया था बेटा मेरे पास, के। तो यहां से क्या आ गया, के। बात समझ आ गई। तो ये वेक्टर कितना जाएगा, के। जब मैं आई और जे को क्रॉस करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, के कैप आता है। ऐसे ही मैं जे और के को क्रॉस कर दूं, क्या कर दिया मैंने, जे और के को क्रॉस करते, एरो याद रखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, आई से जे और जे से के में आ रहा हूं। अगर मैं जे से के में आता हूं तो जे क्या था बेटा, जे ये था ऊपर वाला बेटा मेरे पास, जे क्या था, ये वाला था, और के क्या था, ये था। अब मेरे को क्या करना है, जे क्रॉस के, तो जे ये था, जे ये था, आना किसकी तरफ है, के की तरफ, के ये है, तो जे क्रॉस के, तो किसकी तरफ आ रहा हूं मैं, आई की तरफ। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, आई क्या है। बात समझ आ गई। अब ऐसे अगर करता रहूंगा मैं, के क्रॉस आई, क्या करूंगा, के क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई, ये किसके बराबर आएगा बेटा मेरे पास, जे के बराबर आया, ये के बराबर, के क्रॉस आई करूंगा। अब के क्या था बेटा मेरे पास, ये वेक्टर था के और ये आई था। अब के क्रॉस आई, ये के की तरफ फिंगर करी मैंने अपनी, और किस तरफ गया मैं, जे की, सॉरी आई की तरफ। अब आई की तरफ मैं इधर से घूम के जा सकता हूं बेटा, पर मैं कहां से जाऊंगा, शॉर्टर एंगल से, तो छोटा वाला एंगल होगा, छोटे वाला। तो यहां से क्या आएगा, इधर की तरफ ये थंब किसकी डायरेक्शन देगा मेरे पास, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। तो क्या आएगा मेरे पास, जे वेक्टर। तो यहां से क्या आ गया, ये जे वेक्टर। बात समझ आ गई, जे वेक्टर। ऐसे अगर बेटा मैं उल्टा चलूं तो, उल्टा बोलने का मतलब बेटा, अगर मैं आई क्रॉस क्या करता हूं, आई क्रॉस के करता हूं, क्या बोल दिया मैंने यहां पे,
आई क्रॉस के वेक्टर। तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आई क्रॉस। तो बेटा मेरे को नेक्स्ट किस में करना है, आई क्रॉस के। तो आई क्या इधर था, आई ये है तो के इसकी तरफ, तो आई ये था, ये इधर गया, मैं फिंगर किसकी तरफ रखी, आई की तरफ, और गया किसकी तरफ, के की तरफ। तो थंब कहां जा रहा था बेटा, कि नीचे की तरफ। नीचे क्या है, ऊपर अगर मेरे पास प्लस आई जे है तो नीचे क्या होगा, प्लस सॉरी माइनस जे कैप। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे कौन सी कैप होगी बेटा, जे कैप। तो यहां से कौन सा आ गया, माइनस ऑफ जे कैप। ऐसे ही अगर मैं के क्रॉस क्या करूंगा, के क्रॉस जे करूंगा, तो के मेरे पास ये था बेटा, जे ये था, के क्रॉस जे, तो के ये था, जे ये था। तो यहां से कैसे आऊंगा मैं इसकी तरफ, ये था मेरे पास। अब क्या आना है, इसकी तरफ मैंने फिंगर रखनी है, और किसकी तरफ आना है, ऊपर की तरफ, इसकी तरफ। तो यहां से कहां आएंगे, थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है मेरे को, माइनस ऑफ आई। तो माइनस ऑफ आई, तो यहां से क्या आ जाएगा, मैं करूंगा यहां से के क्रॉस जे कैप, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ आई। और ऐसे ही मैं करूंगा जे क्रॉस आई करूंगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। बात समझ आ गई। अगर मैं ये करता हूं तो माइनस के कैप आता है मेरे पास। ये आपको सर्कल याद रखना है बेटा। बात समझ आ गई, पक्का। इतना सारा क्लियर है आपको कि यूनिट वेक्टर जब मैं डॉट सॉरी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनिट वेक्टर का लिखता हूं तो कैसे आता है ये। और इसमें एक और चीज है बेटा, अगर मैं आई क्रॉस आई वेक्टर करता हूं तो आई क्रॉस आई में एंगल कितना बेटा, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉरी क्रॉस बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा आएगा बेटा ये। और इसकी मैग्नीट्यूड अगर चलो वेक्टर की बात करो तो इंटू ये कैप एन कैप। अगर मेरे को बोला जाए कि जो आई डॉट आई सॉरी आई क्रॉस आई कैप, तो किसके बराबर होगा, मतलब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। तो आई सेल्फ है ना, बात समझ आ गई, सेम है ना ये। तो अगर उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा, एंगल कितना आएगा, आई में जीरो, तो ये कितना आएगा, जीरो। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे ये भी क्या आएगा, जीरो, और के क्रॉस के वो भी क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। बात समझ आ गई। बाकी आपके यहां नीचे है, समझ आ रही है बेटा, इतनी सी बात ये, पक्का। एक काम कर, इसको पॉज करके उतार लो। इसके ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा आपको और बोलूं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो या इसका पैरेलल वेक्टर। दो चीजें बताई बेटा मैंने इसमें आपको, एक तो पैरेलल वेक्टर और एक परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। जब ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर की बात होती है बेटा तब हम किसकी बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की। और जब हम पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आओ बेटा इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, सपोज कर लो ये दे रखा है। और बी वेक्टर दे रखा है मेरे पास माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 12k कैप। आपको पता करना है कि क्या ये मेरे पास पैरेलल वेक्टर है, क्या करना है आपको, ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क है, या तो बेटा आप मेरे को इसको क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को मैसेज कर सकते हो, यस और नो में। बात समझ आ गई। आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल वेक्टर है या नहीं है। बात समझ आ गई, पक्का। तो अब इसमें हम एक और बात करते हैं बेटा। मान लो मेरे पास एक जैसे ही पैरेललोग्राम दे रखा, क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझते हो, ये ए वेक्टर था और ये क्या था, बी वेक्टर था। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जितना ये बी होगा उतनी ही ये बी होगी यहाँ से। तो ये बी वेक्टर था और ये क्या था, ए वेक्टर था। ये दोनों क्या थे, आपस में पैरेलल थे। बात समझ आ गई। एंगल मान लो थीटा दे रखा है मेरे को। यहां से ए वेक्टर दे रखा था, मान लो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बात समझ आ गई। और बी वेक्टर दे रखा था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसे मान लो जो भी आएगा, ठीक है। इतना सब दे रखा। मेरे को बोला गया कि ये पैरेललोग्राम है। कैसा है ये, पैरेललोग्राम।
ग्राम है। अब क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। क्या करना है आपने, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम का आपको फाइंड करना है, जिसकी एडजेसेंट साइड मेरे पास दे रखी है। ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसका। बात समझ आ गई। अगर मैं एरिया निकालता हूं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, एरिया, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करूंगा मैं, देखना है ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मतलब बेस और ये हाइट कितनी है। जो मेरे पास पैरेललोग्राम होता है उसका क्या होता है, बेस, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। तो बेस क्या है कि जो बी का मैग्नीट्यूड है और हाइट कितनी है, ये बात समझ आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो बेस क्या आ जाएगा, क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अभी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही तो इसका बेस होगा, और बी क्या होगा, सॉरी जो मेरे पास हाइट होगी वो कितनी होगी बेटा, तो इसका एक कंपोनेंट बी का एक कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होगा ये, तो ये क्या होगा, बी ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, बी साइन ऑफ थीटा। बट यार ये चीज तो हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ी है। ये किसके बराबर आता था बेटा, ये होता था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो पढ़ा था अभी, जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है मेरे पास वो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहां से एक और चीज क्लियर हुई बेटा हमारे पास कि एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, बट क्या है मेरे पास, यहां से आपको प्रूव कर दिया मैंने कि जो मेरे पास यहाँ क्या लिखा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हाइट कितनी थी बेटा, बी ऑफ साइन थीटा, मतलब इसका एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर था इसके, तो क्या बी साइन थीटा। बट जो चीज आई मेरे पास ए बी साइन थीटा, वो किसके बराबर थी, क्या मेरे पास जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था ए क्रॉस बी करा था, जो उसका मैग्नीट्यूड आया था उसके बराबर आता था ये। बात समझ आ गई। तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो एरिया भी क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। और जो फर्दर आप और चीज पढ़ोगे जो एरिया के बारे में, वो 12th में आएगा आप जब, तब आपको बताया जाएगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि एरिया क्या है, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मेरे को क्या निकालना, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। अब तो आसान हो गया, मेरे पास ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। तो इसको मैं ए क्रॉस बी कैसे निकालता हूं बेटा, इसको एक बार पॉज करके उतार लो। तो यहां से मैं इसको अगर ए क्रॉस बी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर आता है बेटा, आई लिख दो, जे लिख दो, और क्या लिख दो, के लिख दो। यहाँ पे आई के साथ आई के साथ क्या था इसका कोएफिशिएंट कितना बेटा, 1 1 2 3, और दूसरा क्या था 2 -3 और 1। अब मेरे को ये सॉल्व करना, तो ये सॉल्व करने के लिए कैसे करता हूं मैं, आई लिखना है, आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों को, इस ऊपर वाली लाइन को छुपा लो और इस कॉलम को छुपा लो, तो मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। सीक्वेंस याद रखने बेटा, जे के ऐसे चलना है, ठीक है, जे के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 आया माइनस 3 3 9, और पहले इसके साथ माइनस है तो क्या आएगा +9। बात समझ आ गई, प्लस जे कैप। अब जे कैप ये छुपा लो बेटा, और ये ऊपर वाला भी छुपा लो। जब ये छुपा लोगे और ऊपर वाला छुपा लोगे तो के क्रॉस आई करना है, तो इसको 3 को इस साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6, 1 को इस साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 प्लस मेरे पास नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, के कैप। अब के कैप को कैसे लिखूंगा, इसको छुपा दो बेटा, ऊपर वाली लाइन को छुपा दो, तो यहां से क्या आएगा, अब आई और जे आएगा बेटा नेक्स्ट, तो इसको इस साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा -3 -4। तो यहां से क्या बन गया मेरे पास 11 आई कैप प्लस ये कितना आएगा 5 जे कैप प्लस ये कितना जाएगा, सॉरी -7 के कैप। ये क्या है बेटा, ए क्रॉस बी आया मेरे पास। पर मेरे को क्या चाहिए बेटा, क्या इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालता था बेटा, क्या 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा 121 प्लस 25 प्लस 49। तो यहां से कैलकुलेट कर लेना बेटा कितने, इतनी यूनिट आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ
पैरेलल होगा। बात समझ आ गई इतनी सी? पक्का? ये क्लैरिटी है आपको? ये समझ आ रहा है मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं इन चीजों को? आपने बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करो इन चीज को, और फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। बात समझ आ गई? नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं। इतनी सी बात क्लियर है आपको? पॉज करके इसको उतार लो बेटा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि मान लो बेटा मेरे पास क्या है, एक मेरे पास फोर्स दे रखी है, फोर्स दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। एक किसी पॉइंट पे लग रही है जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस प्लस रख लो इसको भी प्लस 2k कैप, ये दे रखा है। मेरे को पूछा क्या, बताओ टॉर्क क्या होगी r पॉइंट क्या होगा। तो टॉर्क क्या होती है बेटा, r क्रॉस f वेक्टर। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं बेटा, ये आगे चल के यूज होगा, बट अभी मैं क्या करवा रहा हूं आपसे, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकलवा रहा हूं। उसका क्या निकलवा रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क से आपको कोई मतलब नहीं, ये थर्ड वेक्टर है मेरे पास, तो आपने क्या निकालना है, r क्रॉस f वेक्टर निकालना है। तो r क्रॉस f वेक्टर कैसे निकालोगे बेटा, तो मेरे पास यहाँ गया r क्रॉस f वेक्टर, तो यहां से कैसे आएगा, अंडर कैसे मोड लगाना था, मोड i j k क्या ऐसे लिख रहा था बेटा। अब देखो r क्रॉस f, तो स्टार्टिंग पहले कौन सा वेक्टर है बेटा, r वेक्टर। तो r वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, जितने जो i के साथ है 2, जो j के साथ 3 और कितना है 2, फिर क्या था f। ये बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे कौन सा लिखना पहले, अगर मेरे पास r पहले दे रखा है तो r के कोएफिशिएंट लिखने हैं पहले और फिर f के लिखने हैं। तो यहाँ से कितने का 3 4 3, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास i कैप। आई के लिए क्या करता हूं बेटा, इन दोनों को छुपा ले तो इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना है 9 माइनस 8 प्लस जे कैप, इधर से कितना आएगा, इसको छुपा दो इसको छुपा दो बेटा, तो यहां से कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं कितना आ जाएगा बेटे 6 माइनस 6, कितना आएगा 6 माइनस 6 प्लस के कैप। अब इसको छुपा दो और इसको छुपा दो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 9। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास r क्रॉस f वेक्टर, जो मेरे पास क्या एक टॉर्क है, वो किसके बराबर आ जाएगी, यहां से i कैप माइनस k कैप क्या। तो मेरे पास जो टॉर्क आया वो कितना आया, r क्रॉस f वेक्टर, जो किसके बराबर आएगा i कैप माइनस j कैप। ओके बेटा, पॉज करके इसको उतार लो। ठीक है, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।